जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। क्योंकि 3 स्टेज है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों जब हम पास कर लेते हैं तो हम एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी पार्ट, जीएस का कोई भी पार्ट पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए कि हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक भारत का इतिहास होता है कि मुगलों का अवसान हो रहा है। अब पश्चिम के देश से जो भी यात्री आए हैं, जो बिजनेस व्यापार के लिए आए हैं, उनका उत्थान हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आते हैं पुर्तगाली। तो हम पुर्तगाली आगमन से शुरू करेंगे। अब समझिए हम कैसे शुरू करेंगे पुर्तगाली आगमन से। अब आगमन यूं ही कोई कहीं नहीं जाता, जाने के पीछे कोई न कोई रीजन होता है। तो यह वह समय है जब भारत में अरबी व्यापारियों का, तुर्क व्यापारियों का एकाधिकार था। मतलब पूर्व के देश में तुर्क व्यापारियों का एकाधिकार था और पश्चिम के देश में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। अब आप देखेंगे कि उस समय पश्चिम में बहुत सारे ऐसे राज्यों का अभ्युदय हो रहा था जो व्यापार में अपना हिस्सा चाह रहे थे कि मुझे भी मिल जाए। अब इटली एकदम मजबूत है और भारत से कुछ व्यापारी जो व्यापार करने बाहर जाते थे, उनसे वेनिस और जिनेवा के कुछ तस्कर जुड़े हुए थे, जो हमारे यहाँ से काली मिर्च ले जा करके पश्चिम के देशों में बड़े पैमाने पर, बड़े मूल्य पर बेचते थे। अब बात समझिएगा कि वहाँ काली मिर्च ज़्यादा महंगे दामों पर क्यों बिक रहा है? क्योंकि वहाँ बहुत अधिक ठंडी पड़ रही है, और जहाँ बहुत अधिक ठंडी पड़ेगी तो वहाँ गरम मसाले कारगर साबित होंगे। और जो काली मिर्च है वो हमारे बागानों में मिलता था। केरला के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ काली मिर्च बहुतायत मात्रा में। अब हुआ यूँ कि जब देखा पश्चिम के देशों में कि काली मिर्च बहुत महंगे दाम पे बिकता है, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस देश से डायरेक्ट हम व्यापारिक संबंध स्थापित कर लें और हम इसको करके पश्चिम के पूरे क्षेत्र में, पूरे देशों में हम लोग इसको बेचें, इस व्यापार को बढ़ावा मिले। अब मैंने बताया आपको कि पूर्व का जो व्यापार है, पूर्व का व्यापार, इस पर एकाधिकार किसका है? इस पर एकाधिकार है तुर्क व्यापारियों का। किसका? तुर्क व्यापारियों का। और जो पश्चिम का व्यापार है, इस पर एकाधिकार है इटली के व्यापारियों का। इटली के व्यापारियों का। अब यहां एस्टेब्लिश है और यहां एस्टेब्लिश है। अब यहां आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो नवोदित राज्य हैं, जिनका नया नया उत्थान हो रहा है, वो इनसे व्यापार मांग रहे हैं। व्यापार में हिस्सा क्यों देंगे जो इनके यहाँ व्यापार है? तो उन्होंने क्या काम किया कि हमारे यहाँ मसाले का उत्पादन तो था, लेकिन उपयोग हम उतना नहीं करना जानते थे। तो ऐसे में अब अगर पश्चिम का कोई भी व्यक्ति आता है, तो आने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि कौन सा मार्ग होगा जाने का, वहाँ की भाषा मुझे आती है कि नहीं आती, वहाँ जाएंगे हम किससे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। अब जब
आने की बात आई तो स्पेन का एक निवासी चलता है, और स्पेन का निवासी जब चलता है जिसका नाम है कोलंबस, जब वो चलता है तो स्थिति ये होती है कि उसके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं होता और वो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह पहुंच जाता है, वो भारत नहीं आ पाता। क्या नहीं है उसके पास? दिशा सूचक यंत्र नहीं है, सही मार्ग नहीं है। उस समय भारत आने के मात्र 2 मार्ग हुआ करते थे। एक मार्ग था फारस की खाड़ी और दूसरा था लाल सागर। दूसरे का क्या नाम था? लाल सागर। अब आप देखिए दोनों में चुनौतियां क्या थी। जो फारस की खाड़ी है एकदम चलता हुआ मार्ग है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जा रहा हूं व्यापार करूंगा, तो कोई व्यापारी जिसका प्रभुत्व है यहाँ, वो किसी के दूसरे को नहीं चाहेगा कि मेरे यहाँ एक अधिकार करे। अगर इस मार्ग से कोई आए तो कुहासा था, समुद्री लुटेरों का डर था, और जहां जाके फाइनली निकलते कुस्तुनतुनिया, उस पर भी तुर्कों का एक अधिकार था। ये दोनों मार्ग किसी नए व्यापारी के लिए सही नहीं था। इसलिए नए मार्ग की खोज के लिए पुर्तगाल का एक नाविक है जिसका नाम है बार्थोलियामो डियाज। क्या नाम है? पुर्तगाली नाविक है एक जिसका नाम है बार्थोलियामो डियाज। इसने बार्थोलियामो डियाज इसने एक छोटी सी नौका ली और नौके में खाना पीना का सामान रखा, राजाज्ञा ली और निकल पड़ा। ये दक्षिण अफ्रीका का चक्कर काटते हुए जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा था उत्तर भाषांतरीप पर, वैसे बहुत तेज तूफान आ गया समुद्र में। चूंकि नेक इरादे से निकला था और इसकी नौका जाकर के टकराई एक समुद्र के बीच टापू था। जब समाप्त हुआ तूफान, इसने देखा कि मैं बच गया हूं, लेकिन चारों तरफ जलमग्न। अब इसको नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं किधर जाऊं, मुझे किधर जाना चाहिए। और वापस आता है पुर्तगाल। ये कहता रास्ता तो यही है, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट दिशा का ज्ञान होता, मेरे पास दिशा सूचक यंत्र होता, तो शायद हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते। वापस आकर के राजा, पुर्तगाल के राजा हैं जिनका नाम है मैनुअल प्रथम, उनको सूचना दिया जाता है, उनको देता है और कहता है कि हमने मार्ग की खोज कर ली है, लेकिन जब तक दिशा सूचक यंत्र नहीं होगा तब तक वहां पहुंचना आसान नहीं है। अब एक राजकुमार है पुर्तगाल का जिसका नाम है डॉन हेनरिक। क्या नाम है? डॉन हेनरिक। ये पुर्तगाल का राजकुमार है, डॉन हेनरिक। इसने कहा, चूंकि खगोल विद्या का जानकार था, इसने कहा कि मैं दिशा सूचक यंत्र बनाऊंगा। इसने दिशा सूचक यंत्र बनाया। और उसके बाद जब बार्थोलियामो डियाज को बुला करके बोला गया कि आप जाओ, चूंकि उसने एक बार मौत का मंजर देख लिया था, तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई और जाएगा। अब तैयार होता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा तैयार है, लेकिन समस्या है कि हम वहां जाकर किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, किस भाषा में बात करेंगे, क्योंकि उसको सिर्फ पुर्तगाली आती है। वही हो जाएगा कि अपना कहा खुदा आप समझे या खुदा समझे। और इसी उधेड़बुन में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में वो बैठा हुआ है। और इसी बीच हमारे यहां से व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल मनीद, गुजरात का रहने वाला। अब देखिएगा मोड़ आया। अगर आप सच्चे मन से हैं और सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर आपकी मदद करेगा और एक दिन आप अच्छी सी नौकरी जरूर कर लेंगे। अब आप देखिए एकदम सच्चे मन से लगा हुआ है कि मुझे भारत जाकर के, इंडिया जाकर के मसालों के व्यापार से अपने आप को जोड़ना है। अब इसी बीच कौन पहुंचता है? हमने कहा गुजरात का व्यापारी है।
इसका नाम है अब्दुल मनीद। क्या नाम है? अब्दुल मनीद। ये जाता है। अब आप कभी भी जाइए, किसी भी पर्यटक स्थल पर चले जाइए, चाहे ताजमहल चले जाइए, बनारस चले जाइए, तो वहाँ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो भारतीय हैं, लेकिन वह किसी फ्रेंच को समझाते हुए मिल जाएंगे, किसी अंग्रेज को समझाते हुए मिल जाएंगे, किसी जर्मन को समझाते हुए मिल जाएंगे, रसिया की किसी बात को समझाते, किसी लोग को समझाते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उनको गाइड बोला जाता है। द्विभाषियाँ हैं, उनका पेशा ही यही है। अगर वह कोई काम करते हैं तो वह उनका पेशा ये है कि वह उनको दोनों भाषाएं सीखनी है। तो ऐसे में जो अब्दुल मनीद था, गुजरात का व्यापारी, ये जाता है पुर्तगाल व्यापार करने, और इसको जो है हिंदुस्तान की भाषा आती है, वहाँ की भाषा आती है, क्योंकि वहाँ व्यापार करने जाना है। और ये जा करके पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में काली मिर्च और जो भी मसाले ले गया था बेच रहा होता है। अब आप पूछेंगे कि वहाँ मसाले इतने ज़्यादा दाम पर क्यों बिकते थे? देखिए, वहाँ बहुत सारा ठंडी पड़ रही है, बहुत तेज ठंडी, 12 महीना ठंडी। वस्त्र का इतना आविष्कार था नहीं जितना आज है कि बढ़िया कोट पहन रहे हैं, वुलन क्लोथ्स पहन रहे हैं, ऐसा था नहीं। तो ऐसे में क्या था, देखिए, अभी आप कभी भी भारत में ही जब ठंडी आए तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाइए तो वहाँ आपको च्यवनप्राश मिल जाएगा। च्यवनप्राश में इंग्रेडिएंट्स क्या है? केवल मसाले हैं। वो क्या करता है कि शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, शरीर में गर्मी नियंत्रित रखता है। यही काम है मसालों उसका, च्यवनप्राश का। तो वही स्थिति है कि वहाँ एक तो जीवन की रक्षा, और दूसरा उनके यहाँ खाने के लिए मांस थे। मांस को चाहे उबाल के खाएंगे, चाहे तल के खाएंगे, चाहे भून के खाएंगे। नमक उनके यहाँ था ही, और नमक के साथ जब काली मिर्च मिल गया तो स्वाद का स्वाद बढ़ गया, और रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर जान है तो जहान है। तो दोनों स्थितियाँ, इसलिए वहाँ महंगे दाम पर बेचा करते थे, इसलिए वहाँ महंगे दाम पर बिकता था। समझ में आ गया? अब अब्दुल मनीद जाकर के वहाँ व्यापार कर रहा है, उसकी मुलाकात वास्को डी गामा से हो जाती है। अब वास्को डी गामा को लगा जैसे उसकी सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं। बड़ा भव्य स्वागत करता है अब्दुल मनीद को, बड़े प्रेम से मिलता है, ले जाकर के नगर घुमवाता है, पूरा घुमा करके उसका सामान बिकवाता है और अपने यहाँ भोजन के कराता है। अब हमारी एक आदत है कि जब हम चलने लगते हैं तो बोलते हैं कि आप भी कभी आना। अब्दुल मनीद ने कहा कि समय को कभी तो हमारे यहाँ आइए। उसने कहा अभी चलना चाहते हैं, लेकिन मेरा मूल मंतव्य है, मैं व्यापार चाहता हूँ। अब्दुल मनीद ने कहा कि मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते पर सारे तुर्क व्यापारी हैं, मैं तो जा सकता हूँ लेकिन आपको साथ लेके नहीं जा सकता। क्यों? जैसे आप पाकिस्तान जाओ, आपके पास वैलिड वीज़ा पासपोर्ट हो, लेकिन वहाँ से आते समय किसी व्यक्ति को आप ले आओ अपने साथ, तो आप भी संख्या के दायरे में संदेह में आ जाएंगे कि आप कौन हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हुआ यही कि उसने मना कर दिया कि अभी नहीं चल सकते, क्योंकि हम जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से आपको नहीं ले जा सकते। लेकिन तत्काल वास्को डी गामा ने कहा हमारे पास दूसरा रास्ता है, बस केवल ले चल के वहाँ आप परिचय करा दीजिए, हमको बागान को दिखा दीजिए और वहाँ के राजा से परिचय करा दीजिए कि हम व्यापार कर सकें। अब रास्ता कौन बताता? अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद कहता है कि आप पुर्तगाल के राजा से, वहाँ के राजा कालीकट एक छोटा सा राज्य है केरल के पास, वहाँ के राजा जमोरिन हैं, उनके नाम एक पत्र लिखा लो और आज आज्ञा ले लो और मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे इस काम में मदद करेंगे। अब दोनों छोटी सी नौका लेते हैं, राजा की आज्ञा लेते हैं, कुछ खाने पीने की सामग्री लेते हैं, कुछ यहाँ के राजा के लिए उपहार लेते हैं और वहाँ से चल देते हैं। जितनी देर तक समुद्र में यात्रा कर पाते हैं, किनारे समुद्र के लगा के विश्राम करते हैं, फिर चलते हैं। तो 90 दिवसीय समुद्री यात्रा के उपरांत, कितने दिन? 90 दिन, अब्दुल मनीद गुजराती व्यापारी के सहयोग से वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह के कप्पक डाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 को अपना जहाजी बेड़ा ला करके रोकता है। अब जहाजी बेड़ा उसका आ गया,
जैसे लगा तुर्क व्यापारियों को, अरबी व्यापारियों को कि ये जो है व्यापार करने के लिए आया है, उन लोगों ने विरोध किया, लेकिन लेकर अब्दुल मनीद सीधे जाते हैं किसके पास? राजा के पास, और कहते हैं कि राजा साहब, पुर्तगाल गया था, वहाँ के राजा ने एक खत लिखा, एक पत्र लिखा है और कहा है कि धन्य है वह देश जहाँ ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसे ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो जीवन के लिए अमूल्य हैं, और आपके लिए कुछ उपहार भेजा है। राजा को बहुत अच्छा लगता है। उसने राजाज्ञा दे दी कि आप हमारे यहाँ से व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हो। जमोरिन हिंदू राजा था। जमोरिन उसकी पैतृक उपाधि थी। अब राजाज्ञा मिल गया, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। अब वो बहुत दिन तक रहा, यहाँ के बारे में जाना, और जब जाने लगा अब्दुल मनी वास्को डी गामा, तो दालचीनी, काली मिर्च और कुछ और भी सामग्री लेकर के जाता है। और जब ये पुर्तगाल पहुंचता है तो जो इसका आने जाने में जो खर्च हुआ था मार्ग में, सब कुछ काट करके लोगों को देने के बाद जब उस काली मिर्च को, उस दालचीनी को वहाँ के मार्केट में बेचा जाता है तो 60 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अब आप सोचिए कि 60 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा तो कोई व्यापार करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। अब एक कलम है और इस कलम को आप 1 रुपये में खरीदे और 60 रुपये में बिक जाए तो आप ये व्यापार सबसे अच्छा समझेंगे। तो वहीं से भारत के साथ जो यूरोपीय व्यापार है, इसकी नींव पड़ जाती है, इसकी शुरुआत हो जाती है। अब हमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको उस पर चर्चा कर लेते हैं। और आप देखिए पढ़ने का तरीका यही है कि कहानी की तरह आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब हमने पढ़ा कि सबसे पहले कौन आया हमारे भारत में, तो पुर्तगाली आए। पुर्तगाली आए तो कौन नाविक आया? वास्को डी गामा आया। कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह पे आया। कितने दिन में आया? 90 दिन समुद्री यात्रा के उपरांत आया। किसके साथ आया? अब्दुल मनीद के साथ आया। अब्दुल मनीद कहाँ का था? गुजरात का व्यापारी था। भारत में गुजरात का व्यापारी था। जब वास्को डी गामा आया तो रवैया क्या रहा? किसका? हमारे यहाँ के व्यापारियों का रवैया ये रहा कि खूब जम करके विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी राजाज्ञा उसको मिलती है। राज परिवार की आज्ञा, राजा की आज्ञा के कारण वह यहाँ से व्यापार स्थापित करने में समर्थ हो जाता है। और जब जाता है पुर्तगाल, तो जब बेचा जाता है जो सामग्री ले गया तो 60 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसी अवस्था है। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम उत्तर प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस कहीं दे रहे हैं तो पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 4 ऑप्शन होंगे। वास्को डी गामा भारत किसकी अगुवाई में आया? 4 ऑप्शन होंगे और हम 4 ऑप्शन में एक टिक कर देंगे। पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया? अब देखिए कितना आसान होता है अगर सही से आपने पढ़ा है। ए 1498 में, बी 1497 में, सी 1496 में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। में से कोई नहीं। अब आप जानते हैं, पढ़े हैं, टिक कर देंगे। तो कोई भी परीक्षा में बैठे, जैसे परीक्षा हो है, इससे बड़ी परीक्षा हो, अगर इस तरह की क्वेश्चन आए तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अगर यूपीएससी में जाते हैं तो नेचर क्वेश्चन का बदलता है। अब आपको पढ़ते समय जरूर ध्यान देना है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पूछने का, और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस चैप्टर से कितनी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में, मेंस में, और उनका नेचर क्या होता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए अगर यूपीएससी में जाते हैं तो कहेगा कि निम्न लिखित कथनों
पर विचार करें। क्या कहेगा? ए, एक वास्को डी गामा अब्दुल मनीद नामक गुजराती व्यापारी के सहयोग से 90 दिवसीय समुद्री यात्रा के उपरांत कालीकट बंदरगाह के कप्पक डाबू नामक स्थान पर पहुंचा। नामक स्थान पर पहुंचा। 2 अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नीचे पूछेगा उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल 2। अब पूछेगा कि उपरोक्त कथनों में से, अब इधर लिख रहे हैं देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? एक, ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, एक एवं 2 मतलब दोनों। और डी, ना तो एक और ना तो 2। अब देखिए क्वेश्चन ये बन गया। अब आपने अच्छे से पढ़ा है तो तत्काल आप क्या करेंगे कि केवल एक सही है, क्योंकि अरब व्यापारियों ने क्या किया था? विरोध किया था। अरब व्यापारियों ने क्या किया था? विरोध किया था। तो भाई मुझे पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अगर हमको पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है तो हम केवल तैयारी करते रहेंगे, कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे लक्ष्य को, अपने गंतव्य को आप हासिल करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।